बैंकिंग अवेयरनेस के अंदर जिस टॉपिक को आज हम पढ़ रहे हैं वो है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। गाइस, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग इस टॉपिक को हमने प्रीवियस लेक्चर में ही पढ़ना शुरू कर दिया था। उसका कुछ हिस्सा लास्ट लेक्चर में कवर किया था, बचा हुआ हिस्सा अभी हम कवर करेंगे। तो मैंने आप लोगों को समझाया था कि प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग क्या होता है, इसकी शुरुआत क्यों हुई, कब हुई और अभी के लिए अलग अलग बैंकों के लिए इनका क्राइटेरिया कैसे होता है। तो गाइस, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और आरबीआई मिलके बैंकों को वहां पे कंपल्शन करेंगे, मैंडेटरी करेंगे कि उनको मतलब बैंकों को प्रायोरिटी सेक्टर में लेंडिंग करनी है, कर्जा देना है वहां पे। अब ये प्रायोरिटी सेक्टर कौन से होंगे, तो ये भारत सरकार डिसाइड करेगा। भारत सरकार कुछ ऐसे सेक्टर्स को प्रायोरिटी सेक्टर डिक्लेयर कर सकते हैं जहां पे डेवलपमेंट करना जरूरी है। बहुत सारे ऐसे सेक्टर है जहां पे प्रॉफिट कमाने की संभावना कम हो जाती है, तो वहां पे बैंक्स पैसे नहीं लगाती है, क्योंकि बैंक्स जनरली प्रॉफिट कमाने वाली संस्थाएं होती है। तो जहां पे प्रॉफिट नहीं दिखाई देता, जैसे स्मॉल इंडस्ट्रीज या फिर एग्रीकल्चर सेक्टर, तो वहां पे बैंक्स ज्यादा पैसा नहीं लगाती है। तो भारत सरकार ने प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के नॉर्म्स शुरू किए थे 1966 में। मोरारजी देसाई, इन्होंने सबसे पहली बार प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग की तरकीब आगे लाई थी। बाद में आरबीआई ने इसको अडॉप्ट किया और बैंकों को मैंडेटरी कर दिया कि बैंकों को 40% ऑफ देयर एएनबीसी, एएनबीसी क्या होता है गाइस? एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट, या फिर 40% ऑफ देयर ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर। मैंने लास्ट लेक्चर में दोनों कॉन्सेप्ट पढ़ाए थे आपको कि एएनबीसी और ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर। कि एएनबीसी क्या होता है कि एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट, कि बैंक जो भी कर्जा दे रहा है उनका नेट बैलेंस। बैंक कर्जे देती है लेकिन बैंक साथ ही साथ बिल रीडिस्काउंट भी कर लेती है आरबीआई से। तो जितने भी कर्जे दिए जा रहे हैं बैंक के द्वारा और उसमें से जितना भी बिल डिस्काउंटिंग किया जा रहा है आरबीआई द्वारा बैंकों का, उसको माइनस कर दोगे तो आपको मिलेगा एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट। तो बेसिकली एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट मतलब ये नेट कर्जा है बैंकों ने दिया हुआ। सीईओबीई यानी ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर, ये क्या होता है कि बैंकों के अंदर बहुत सारे खर्चे ऐसे होते हैं जो बैलेंस शीट में नहीं दिखाई दिए जाते, जैसे कि लेटर ऑफ क्रेडिट, लेटर ऑफ गारंटी, है ना, अलग अलग तरीके की गारंटी जो बैंक्स देगी। वो खर्चे बैंक कर सकती है लेकिन हुए नहीं है, इसलिए उनको बैलेंस शीट में नहीं लिखा जाएगा, तो उनको ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर कहा जाएगा। ये वो खर्चे जो ऑफ बैलेंस शीट है। तो इनके दोनों में से जो भी हायर होगा उनका 40% बैंकों को कंपलसरीली कहां पे देना है? प्रायोरिटी सेक्टर में देना है। ओके, मैंने आपको बताया था कि प्रायोरिटी सेक्टर कौन सी होती है। तो गाइस, 8 तरीके के सेक्टर को प्रायोरिटी सेक्टर माना गया है। उसमें से एग्रीकल्चर, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, एक्सपोर्ट क्रेडिट, एजुकेशन, हाउसिंग, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी एंड अदर। तो ये क्या है? आपके प्रायोरिटी सेक्टर है। बैंकों को इनमें से किसी मतलब इन सारे सेक्टर में 40% कर्जा देना ही देना, उनके टोटल कर्जे का 40%, एएनबीसी का 40%। So banks need to provide 40% of their, at least 40% of their ANBC into this priority sector categories. ये देना ही पड़ेगा। इतना ही नहीं, इनके अंदर सब कैटेगरीज भी है जो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको पढ़ाई थी। तो सब कैटेगरीज कौन सी थी? जैसे एग्रीकल्चर, माइक्रो एंटरप्राइजेस एंड वीकर सेक्शन। एग्रीकल्चर के लिए 18% देना ही देना है बैंकों को, उसमें से भी 10% कहां पे जाएगा? स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। माइक्रो एंटरप्राइजेस के लिए 7.5% देना ही पड़ेगा। वीकर सेक्शन के लिए 12% बैंकों को देना ही पड़ेगा। इस तरीके से हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। ओके, अब ये जो क्राइटेरिया के सारे बैंकों के लिए एक जैसे नहीं, यहाँ पे बैंकों का भी कैटेगराइजेशन किया गया था। जैसे डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक्स एंड फॉरेन बैंक्स अप टू 20 अबव 20 ब्रांचेस। कोई भी डोमेस्टिक शेड्यूल कमर्शियल बैंक या फिर फॉरेन बैंक जो 20 से ज्यादा ब्रांचेस इंडिया में चला रही है, उनके लिए 40% का क्राइटेरिया है। ऐसी जो फॉरेन सेक्टर की बैंक जो 20 से कम ब्रांचेस के साथ इंडिया में काम करे, उनको भी 40% का है। लेकिन इन दोनों में अंतर क्या? मतलब फॉरेन सेक्टर की बैंक मोर देन 20 ब्रांचेस एंड लेस देन 20 ब्रांचेस, दोनों में डिफरेंस यहाँ पे आता है कि जो बड़ी फॉरेन सेक्टर की बैंक है जिनकी 20 से ज्यादा ब्रांचेस है, उनको एग्रीकल्चर का 18% का टारगेट है 40 में, माइक्रो एंटरप्राइजेस का 7.5% का और वीकर सेक्शन का 12% का।
जबकि जो फॉरेन सेक्टर की बैंक 20 से कम ब्रांचेस के साथ काम कर रही है, उनके लिए ऐसा कोई भी सेक्शनल क्राइटेरिया नहीं है, तो उनको ओवरऑल 40% कर्जा प्रायोरिटी सेक्टर में देनी है अकॉर्डिंग टू देयर चॉइस। उसके बाद हमने देखा दो बैंक, रीजनल रूरल बैंक एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक। गाइस, आरआरबीज एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये दोनों संस्थाएं जो है ना, पर्टिकुलरली ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को फाइनेंशियल सर्विसेज देने के लिए या फिर फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए बनाई गई थी। तो इनके बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में ही, बेसिक इनके ऑब्जेक्टिव में ही प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग इंश्राइन किया गया है, इसलिए इनको प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का टारगेट ज्यादा है। बाकी बैंकों के लिए 40% है, जबकि इनके लिए 75%। तो गाइस, यहाँ से आपको एग्जाम में सवाल पूछे जाएंगे कि हाउ मच ऑफ एएनबीसी शुड बी गिवन टू द प्रायोरिटी सेक्टर फॉर आरआरबीज एंड फॉर स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो उनके लिए 75% का क्राइटेरिया है। इन दोनों बैंकों के लिए सेक्शनल क्राइटेरिया भी है कि 18% उनको एग्रीकल्चर में देना है दोनों को, देन 7.5% उनको कहाँ पे देना है, माइक्रो एंटरप्राइजेस को। इस तरीके से सेक्शनल क्राइटेरिया भी इनके लगे। बहुत सारे एग्जामिनेशन में इनसे रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं। एग्जामिनेशन हो गई, मेंस की एग्जामिनेशन हो गई, यहाँ तक कि इंटरव्यूज में भी ये सवाल पूछे जाते हैं कि बैंकों के अंदर प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में जो भी कर्ज दिए जाते हैं, तो एग्रीकल्चर के लिए कितना वेटेज है। तो एग्रीकल्चर के लिए 18% का वेटेज है, कहीं पे भी देखो आप 18% है, तो आप 18% याद रख सकते हो वहां पे, है ना। वीकर सेक्शन के लिए 12% का है, लेकिन वीकर सेक्शन सारे बैंकों के लिए क्या नहीं, ओनली शेड्यूल कमर्शियल, डोमेस्टिक शेड्यूल कमर्शियल बैंक एंड बिगर फॉरेन बैंक्स। इस तरीके से ये क्राइटेरिया पूछे जाते हैं आपको एग्जामिनेशन में। तो इसलिए इन क्राइटेरिया को जरा ध्यान से पढ़ना गाइड्स। तो दीज आर प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग क्राइटेरियाज, ये अलग अलग बैंकों के लिए अलग अलग क्राइटेरियाज है। ओके, लास्ट लेक्चर में हमने यहां तक के पढ़ा था। एएनबीसी की डेफिनेशन मैंने प्रोवाइड की, ऑफ बैलेंस शीट की भी डेफिनेशन यहाँ पे प्रोवाइड की कि एएनबीसी और ऑफ बैलेंस शीट क्या है। ओके, अब अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए भी 75% होता है, लेकिन वो रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स, ठीक है। लेकिन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक की बात करेंगे तो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के लिए वो 40% का टारगेट है कि जितने भी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स है, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स क्या होती है गाइस, ये कोऑपरेटिव बैंक होती है लेकिन प्राइमरली अर्बन रीजन में ये सेटअप होती है और अर्बन पॉपुलेशन को फाइनेंशियल सर्विसेज देने के लिए बनाई जाती है। ये कोऑपरेटिव बैंक है, लेकिन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है। तो किसी भी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का टारगेट है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का 40%। इसको 2026 तक बढ़ाना है 75%, 25-26 तक 75% तक लेके जाना है धीरे धीरे करके, which shall stand increase to 75%, ठीक है। तो इस तरीके से अभी के लिए 40% ही, इतना याद रखना है आपको, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए 40% का प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग टारगेट है। इसके अलावा इनके और सब टारगेट्स भी है, जैसे माइक्रो इंटरप्राइजेस के लिए 7.5%, माइक्रो इंटरप्राइजेस के लिए हर जगह पे 7.5% है, इनके लिए भी कितना है, 7.5%। वीकर सेक्शन के लिए 12%। ओके, इस तरीके से अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों के लिए भी प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के टारगेट्स लगाए गए। तो गाइस, आपके लिए अलग प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में अलग अलग कैटेगरीज की बैंक्स आएगी, जैसे डोमेस्टिक शेड्यूल कमर्शियल बैंक या फिर फॉरेन बैंक। फॉरेन बैंक 20+ ब्रांचेस, एक क्राइटेरिया आएगा फॉरेन बैंक 20 से कम ब्रांचेस, 20- ब्रांचेस, है ना। फिर आएगा एक स्मॉल फाइनेंस बैंक, एक आएगा आरआरबी, एक आएगा आपका अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स। तो इतनी कैटेगरीज हो गई आपकी प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में बैंकों की। आपको गाइज इन कैटेगरीज के हिसाब से इनको याद रखना है ना। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मैटर हो जाएगा, बट इट्स वेरी वेरी क्रूशियल एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन रिलेशन टू द बैंकिंग अवेयरनेस फॉर योर एग्जामिनेशन। ओके ओके, अभी के लिए जो है ना, टारगेट्स को रिवाइज किया गया है। द टारगेट्स फॉर द लेंडिंग टू स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स एंड वीकर सेक्शन जो है ना, अभी के लिए टारगेट बदल दिए गए। 2020-21 में स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स के लिए 8% और वीकर सेक्शन के लिए 10% का टारगेट होता था। 2023-24 के लिए वो
10 और 12% हो गया। ये देखो मैंने यहाँ पे दिखाया भी आपको, कि जो भी स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स है उनके लिए 10% का क्राइटेरिया हो गया है, और जो भी वीकर सेक्शन उनके लिए 12% का क्राइटेरिया हो गया है। ये क्राइटेरिया काफी इंपॉर्टेंट है, ये रिवाइज क्राइटेरिया है, तो इनसे रिलेटेड आपको सवाल पूछे जाएंगे। ओके, इन चीजों को याद रखना। गाइस, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स कौन होते हैं? स्मॉल फार्मर्स ये वो फार्मर्स होते हैं जिनके पास 1 एकड़ से कम जमीन है। मार्जिनल फार्मर्स वो होते हैं जिनके पास 1 एकड़ से ज्यादा, 5 एकड़ से कम जमीन है। तो इस तरीके से स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स होते हैं। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में पूरे वीकर सेक्शन की एक लिस्ट भी बताई थी, जहां से और भी सवाल पूछे जाते हैं गाइस। तो मैंने आपको बताया था कि वीकर सेक्शन में कौन कौन आता है। तो वीकर सेक्शन में गाइस स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स आते हैं। देन आपके वीकर सेक्शन में क्या बोलते हैं, डिसेबल पर्सन आते हैं। वीकर सेक्शन के अंदर आपकी वुमेन्स आते हैं। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन आती है वीकर सेक्शन के अंदर। तो इस तरीके से मैंने आपको पूरे एक वीकर सेक्शन की लिस्ट बताई थी कि यहां से वीकर सेक्शन को कर्जा देना कंपलसरी बन जाता है। जस्ट गिव मी अ सेकंड। ओके, हाँ। तो वीकर सेक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक गाइस। वीकर सेक्शन से रिलेटेड आपको सवाल पूछेंगे। उसके अंदर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स भी थे, आर्टिशंस भी थे, देन आपके शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन भी थी, देन आपके डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट स्कीम के बेनिफिशियरीज थे, देन सेल्फ हेल्प ग्रुप थी, डिस्ट्रेस फार्मर्स थे, डिस्ट्रेस पीपल थे, पर्सन विद डिसेबिलिटीज थी, माइनॉरिटी कम्युनिटी थी इंडिया के अंदर। जो भी नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन है, इनके जो भी बेनिफिशियरीज है वो उनके अंदर वीकर सेक्शन के अंदर आते थे। तो आपको एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा कि जब हम प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के अंदर वीकर सेक्शन बोलते हैं तो किन लोगों को वीकर सेक्शन माना गया है, वो वीकर सेक्शन भी आपको पूछेंगे। मैंने लास्ट लेक्चर में आपको पूरे उनके डिस्क्रिप्शन दिए थे। तो इस तरीके से वीकर सेक्शन आपको याद रखना है। ये रिवाइज टारगेट से इनको याद रखना, 2023-24 के 23-24 के जो टारगेट्स है 10 और 12% दोनों के लिए, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के लिए नई नई गाइडलाइंस आ रही है गाइस। तो व्हाट आर द न्यू गाइडलाइंस, कि अभी क्या नई गाइडलाइंस आई रिसेंटली? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैव रिवाइज्ड द प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग कैटेगरीज एंड क्रेडिट लिमिट। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग की कैटेगरीज को उन्होंने रिवाइज किया था। उसके अंदर रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर आया था, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, ये नए कैटेगरीज ऐड किए गए थे। और साथ ही साथ उन्होंने नई क्रेडिट लिमिट भी लगाई थी। एग्जामिनेशन में ये करंट अफेयर में आपको पूछेंगे कि रिसेंटली प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में कौन सी चेंजेस लाए गए आरबीआई के द्वारा, है ना। तो आपको ये करंट चेंजेस याद रखने के कौन से, जैसे बैंक फाइनेंस टू स्टार्टअप अप टू 50 करोड़। जो भी स्टार्टअप है, स्टार्टअप को भी कर्जा मिलेगा वहां पे प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के थ्रू। तब स्टार्टअप को कर्जा अप टू कितना मिलेगा? अप टू 50 करोड़। तो अप टू 50 करोड़ कर्जा देना प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का एक टारगेट बन गया। लोन फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट। कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट आप लोगों को पता होगा गाइस, कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट क्या होती है? ये बायोमास से बनती है। कि जैसे फार्मर्स होते हैं, फार्मर्स का ऑर्गेनिक वेस्ट जमा होता है खेती के अंदर, उस ऑर्गेनिक वेस्ट से आप क्या कर सकते हो? कॉम्प्लेक्स बायोगैस बना सकते हो। किसी भी तरीके के ऑर्गेनिक वेस्ट से, मान लो कोई सब्जी मंडी है, वहां पे ऑर्गेनिक वेस्ट जमा होता है, उस ऑर्गेनिक वेस्ट से भी आप क्या कर सकते हो? बायोगैस प्लांट जनरेट कर सकते हो। घर के अंदर डोमेस्टिक वेस्ट होता है, अगर वो ऑर्गेनिक वेस्ट है, इनऑर्गेनिक नहीं, मतलब प्लास्टिक की थैली वगैरह ये नहीं, ऑर्गेनिक वेस्ट जैसे किचन का वेस्ट वगैरह, इससे भी क्या बन सकती है? आपकी कंप्रेस बायोगैस बन सकती है। अगर आप ऐसा कोई प्लांट सेटअप कर रहे हो तब आपको उसके लिए वहां पे कर्जा दिया जाएगा। ये रिवाइज गाइडलाइन है। तो कंप्रेस बायोगैस के लिए कर्जा देना प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के अंदर है। स्टार्टअप को अप टू 50 करोड़ रुपए कर्जा देना, ये भी नया गाइडलाइन है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के अंदर। लोन्स फॉर फार्मर्स फॉर सेटिंग अप सोलर पावर प्लांट्स। तो अगर कोई फार्मर सोलर पावर प्लांट सेटअप करने की कोशिश कर रहा है, सोलर पावर प्लांट मतलब क्या कि खेती के अंदर जो है ना, सोलर पैनल बिठा के वहां पे सोलर पावर प्लांट बनाया जाएगा। वहां से जो भी बिजली जनरेट होगी उसको ग्रिड में जमा किया जाता है, मतलब जो भी लोकल ग्रिड होगा आपके पास एमएससीबी का, वहां पे वो सप्लाई किया जाएगा और फिर वहां से भी पैसा कमाया जाएगा।
तो फार्मर को इस तरीके से एक अपॉर्चुनिटी पैसा कमाने के लिए इंडिया के अंदर, इसके लिए एक्चुअली भारत सरकार की एक स्कीम भी चलती है, कुसुम योजना, है ना। तो कुसुम योजना के तहत फार्मर्स को सब्सिडाइज रेट पे वहां पे क्या बोलते हैं, सोलर पैनल मिलते हैं, सो दैट दे कैन सेट अप देयर सोलर पावर प्लांट एंड सेल देयर एनर्जी टू द ग्रिड, लोकल ग्रिड। तो उसके लिए भी सब्सिडाइज रेट पे, लेकिन पूरा पैसा नहीं मिलता ना, तो बाकी का पैसा वो कर्जे पे ले सकते हैं, तो वो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में कर्जा आएगा आपका। तो लोन्स फॉर फार्मर फॉर सेटिंग अप सोलर पावर प्लांट्स कम्स अंडर प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। ठीक है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, जो भी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके लिए जो लिमिट थी वो 10 करोड़ तक कर दी है। अभी के लिए प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए 10 करोड़ रुपए का कर्जा मिल सकता है। कि मान लो कोई छोटा सा गांव है, गांव के अंदर उनको एक किसी एक संस्था को मान लो एक ब्लड बैंक बनानी है, तो ब्लड बैंक बनाने के लिए उनको खर्चा चाहिए, एक लेबोरेटरी चाहिए, कुछ टेक्नीशियंस चाहिए, तो उनका खर्चा आएगा। तो सर्टेन अमाउंट ऑफ कॉस्ट इज रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अप दैट ब्लड बैंक, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का हिस्सा है ना वो। तब 10 करोड़ तक का कर्जा दिया जाएगा अंडर प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। ये नए गाइडलाइंस है। रिन्यूएबल एनर्जी लिमिट हैज इंक्रीज टू 30 करोड़। अगर कहीं पे रिन्यूएबल एनर्जी का कोई प्लांट सेटअप होने की सेटअप किया जा रहा है, तो वहां पे जो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के अंदर कर्जा है उसको बढ़ा के अब 30 करोड़ कर दिया है। तो इतना याद रखना, रिन्यूएबल एनर्जी जैसे कि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, हाइड्रो पावर एनर्जी, ये क्या है, रिन्यूएबल एनर्जीज है। तो इन रिन्यूएबल एनर्जी के किसी भी एक प्लांट में अगर इन्वेस्टमेंट करनी है, बैंक को लेंडिंग करनी है, तो वो 30 करोड़ रुपए तक दे सकती है और वो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के अंदर माना जाएगा। तो बैंक्स कैन गिव अप टू 5 करोड़ लोन फॉर बिल्डिंग स्कूल, सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज। तो ये जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, इसको डेवलप करने के लिए 5 करोड़ रुपए तक का कर्जा दिया जा सकता है बैंकों के द्वारा, और वो कर्जा कहाँ पे गिना जाएगा, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। अब ये 3 चीजों के लिए आप देख सकते हो कि इसको यूज किया जा सकता है। स्कूल्स बनाने के लिए सैनिटेशन फैसिलिटीज, सैनिटेशन फैसिलिटीज मतलब जैसे कि मान लो डंपिंग ग्राउंड, सॉरी, वेस्ट वाटर मैनेजमेंट या फिर वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट सेटअप करना, तो वो सैनिटेशन के अंदर आएगा। ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज बनानी, वहां पे स्वच्छ पानी पीने की सुविधा बनानी है, तो उसके लिए भी क्या है, 5 करोड़ रुपए तक का कर्जा दिया जा सकता है। तो दीज आर न्यू गाइडलाइंस अंडर प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। तो ये गाइडलाइंस आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये चीजें नई आई है, तो इसलिए करंट अफेयर में इनको पूछा जाएगा आपको एग्जामिनेशन में अलग अलग। तो याद रखना, स्टार्टअप के लिए 50 करोड़ रुपए तक का कर्जा दिया जा सकता है। हाँ, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 10 करोड़ रुपए तक का कर्जा है। रिन्यूएबल एनर्जी के लिए 30 करोड़ रुपए तक का कर्जा है। स्कूल्स बनाने के लिए, सैनिटेशन प्रोजेक्ट, ड्रिंकिंग वाटर के लिए 5 करोड़ रुपए तक का कर्जा है। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के अंदर बायोगैस प्लांट बनाने के लिए भी कर्जा मिलेगा। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के अंदर अगर किसी फार्मर को उनकी खेती में सोलर पावर प्लांट सेटअप करने, उसके लिए भी कर्जा मिलेगा। सो दीज आर न्यू गाइडलाइंस इशूड बाय आरबीआई अंडर प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। ओके, तो दैट्स हाउ ये नई गाइडलाइंस आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ओके गाइस, हम लोग बहुत बार डिस्कस करते हैं कि एमएसएमई सेक्टर क्या होता है। एमएसएमई मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था, लेकिन ये बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है कि एमएसएमई सेक्टर क्या होता है। 3 होते हैं, माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। एमएसएमई ये इन्वेस्टमेंट एंड टर्नओवर, इसके आधार पर। माइक्रो इंडस्ट्री क्या है, जहाँ पे 1 करोड़ तक की इन्वेस्टमेंट है और 5 करोड़ का टर्नओवर। इन्वेस्टमेंट मतलब कि मान लो मशीन खरीदने हैं, प्लांट सेटअप करना है, उसके लिए जो इन्वेस्टमेंट है वो 1 करोड़ रुपए तक की इन्वेस्टमेंट। और टर्नओवर मतलब क्या है कि प्रोडक्ट सेल करके जो कमाया है, इसके अंदर से अब इनपुट कॉस्ट नहीं माइनस की, तो ये टर्नओवर होता है। तो 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट, 5 करोड़ का टर्नओवर, तब वो माइक्रो इंडस्ट्री। ओके, 10 करोड़ की इन्वेस्टमेंट और 50 करोड़ का टर्नओवर, स्मॉल इंडस्ट्री। 50 करोड़ की इन्वेस्टमेंट और 250 करोड़ का टर्नओवर, तब वो मानी जाएगी मीडियम इंडस्ट्री। तो ये माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बहुत बार पॉलिटिकल जैसे एग्जामिनेशन में
ये डिफरेंशिएशन पूछा जाता है, और ये नई गाइडलाइन से, ये नई डेफिनेशन से माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। तो गाइस इन चीजों के ऊपर ध्यान रखें कि माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस किसको कहा जाता है, स्मॉल फार्मर किसको कहा जाता है, मार्जिनल फार्मर किसको कहा जाता है। बहुत बार ऐसे सवाल जो है ना इंटरव्यू के अंदर भी काफी काम में काफी कारगर हो जाते हैं। सो दीज आर द न्यू गाइडलाइंस। गाइस प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में और एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको कहा जाता है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट्स। अब ये क्या है? तो गाइस ये न्यू मैकेनिज्म है अंडर प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग मार्केट। इट्स अ न्यू मैकेनिज्म। क्या होता है, इसकी जरूरत क्या है इस नए मैकेनिज्म की? देखो मैं आपको एक इसका ओवरव्यू दे देता हूँ कि प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट्स क्या होती है। देखो गाइस सारे बैंकों को टारगेट है कि मान लो मैं एग्जांपल से समझाता हूँ कि दो बैंक है, एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, दूसरी एचडीएफसी। एग्जांपल दो बैंक। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ये क्या है? ये शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक है, पब्लिक शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक है। एचडीएफसी क्या है? एक प्राइवेट शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक है। दोनों शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक है, डोमेस्टिक है ना। हाँ, तो प्राइवेट सेक्टर लैंडिंग का टारगेट कितना है दोनों के लिए? 40%। सिंपल। तो दोनों के लिए 40% का प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का टारगेट है। अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने मान लो 1 लाख रुपए के कर्ज बांटे, 1 लाख रुपीज एएनबीसी। ओके। और एचडीएफसी ने भी 1 लाख रुपए का कर्जा दिया है, तो उसको भी कहते हैं एएनबीसी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 1 लाख रुपए के अंदर 50,000 रुपए के जो कर्ज है ना वो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में दिए। एग्जाम्पल है, मान लो। तो मतलब टोटल एएनबीसी का 50% दिया है। टारगेट कितना है? 40। तो 40 प्लस 10% है ना, तो 10% एडिशन में दिया है। अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है ना ये 10% के सर्टिफिकेट कमाएगी, उसको कहेंगे प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट। अब सर्टिफिकेट में लगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को कि उन्होंने प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का टारगेट कंप्लीट किया और उससे ज्यादा किया एक्चुअली, तो ज्यादा के लिए उनको क्या मिलेंगे? सर्टिफिकेट। तो मान लो उनको एक सर्टिफिकेट मिला, उसके ऊपर लिखा 10% एक्स्ट्रा प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। करेक्ट, इनके पास ये आ गया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बगल में एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी बैंक ने भी 1 लाख रुपए के कर्ज दिए, एएनबीसी का हमने उसको। अब एचडीएफसी बैंक ने कुल मिला के 30,000 रुपए के प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग टारगेट्स अचीव किए, जबकि जरूरत कितनी थी? 40,000 की। 40% है ना, 40% चाहिए था। सो दैट मीन्स एचडीएफसी बैंक इज बिलो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। एचडीएफसी बैंक क्या है? प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग से कम है। कितना कम है? 10,000 रुपए। कितना कम है? 10,000 रुपए वहां पे, बराबर ना। तो ये जो 10% का टारगेट है 10,000 रुपए का, तो एचडीएफसी क्या करेंगे? इसको फुलफिल करने की कोशिश करेंगे। कैसे? एक तो ये कर्जे दिए जाए मार्केट में, अगर कर्जे नहीं दिए जा सकते हैं तो एचडीएफसी बैंक विल अप्रोच टू द नेबरिंग स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। हमारे एग्जांपल में अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कहेगी एचडीएफसी बैंक को कि मेरे पास प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के सर्टिफिकेट है। कितने हैं? 10,000 रुपए के हैं, मतलब 10,000 रुपए के मेरे पास प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के सर्टिफिकेट पड़े। एचडीएफसी बैंक कहेंगे कि मुझे भी उतनी की जरूरत है, तो एचडीएफसी बैंक विल बाय दिस एक्स्ट्रा 10% सर्टिफिकेट फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। कुछ पैसे दिए जाएंगे। अब ये पैसे कैसे होंगे? ये मार्केट रेट के आधार पे होते हैं, ठीक है। इसका कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है, कोई इंटरेस्ट रेट वगैरह से कुछ नहीं होता है। मार्केट रेट में जो होगा, क्योंकि ये जो प्रायोरिटी ये जो सर्टिफिकेट्स है ना, ये सर्टिफिकेट्स को ट्रेड किया जा सकता है, तो अभी ट्रेडिंग ही हो रही है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और एचडीएफसी के बीच में। तो जो भी मार्केट रेट होगा उस हिसाब से एचडीएफसी विल बाय दिस एक्स्ट्रा प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट फ्रॉम एसबीआई। एसबीआई से ये खरीद लिए जाएंगे। जब एसबीआई से ये खरीद लिए जाएंगे तो वो 10% मतलब 10,000 रुपए के जो थे वो यहाँ पे ऐड किए जाएंगे, तब एचडीएफसी का भी प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का कोटा कंप्लीट। दैट्स हाउ प्रायोरिटी लेंडिंग सर्टिफिकेट का एक मैकेनिज्म बनाया गया है कि जो बैंक एक्स्ट्रा प्रायोरिटी लेंडिंग कर रही है ना, उनको एक्स्ट्रा लेंडिंग करने के लिए सर्टिफिकेट दिए जाएंगे। उन सर्टिफिकेट्स को वो बैंक मार्केट में बेच सकती है। और किनको बेचेगी? ऐसे बैंक्स जिन्होंने अपना प्रायोरिटी लेंडिंग का टारगेट अचीव नहीं किया, शॉर्टफॉल है,
तो उनका जितना शॉर्टफॉल है वो उतने सर्टिफिकेट खरीद सकते हैं अपना शॉर्टफॉल फुलफिल करने के लिए। इस तरीके से एक मार्केट बन गया है यहाँ पे, इसको हम कहते हैं प्रायोरिटी लेंडिंग सर्टिफिकेट। ओके, तो ये एक मार्केट चल पड़ा है। इससे क्या होगा कि मार्केट के अंदर प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में फंडिंग बढ़ रही है ना। अगर प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के टारगेट अचीव नहीं होते तो क्या होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा, बट ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रायोरिटी लेंडिंग सर्टिफिकेट्स। तो व्हाट इज प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट्स? So priority sector lending certificates are certificates issued by banks that have overreached their priority sector lending target. Overreached, मैंने अभी एग्जांपल दिया ना कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 50% अचीव किया है, तो 40% से 10% ज्यादा है ना, करेक्ट, तो ओवर रीच कर दिया। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट्स thus can be issued only up to the extent of their over lending to the stipulated sector। ओवर लेंडिंग के लिए ही मिलेगा, ओके, सारे के लिए नहीं, मतलब 40% तक दिया है तो नहीं मिलेगा, लेकिन 40% के ऊपर जितना भी होगा उसके लिए सर्टिफिकेट्स मिलेंगे। बायर ऑफ द प्रायोरिटी लेंडर सर्टिफिकेट्स, अब कौन इनको बाय करेगा? आर यूजुअली दोज बैंक्स who could not meet their priority sector lending targets। वो कुछ ऐसी बैंक्स होगी जो अपने खुद का प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग टारगेट पूरा नहीं कर पा रही। The price of priority lending certificates will be determined on the basis of demand and supply। मार्केट डिसाइड कर रहा है, आरबीआई बैंक्स वगैरह नहीं डिसाइड कर रहे। मार्केट के अंदर जिस रेट पे वो सर्टिफिकेट खरीदे जा रहे हैं उसी रेट पे उनको खरीदा जाएगा, जैसे कि शेयर मार्केट के अंदर होता है, मार्केट के अंदर डिमांड सप्लाई डिसाइड हो रहा है। दैट विल रिफ्लेक्ट इन द ऑक्शन अंडर आरबीआई ई कुबेर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, है ना। तो ये प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट्स कहां पे ट्रेड होंगे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस। ई कुबेर, ई कुबेर क्या होता है? ई कुबेर, ई कुबेर होता है आरबीआई का, आरबीआई कोर बैंकिंग सॉल्यूशन, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन, याद रखना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आरबीआई का होता है ये कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। व्हाट इज कोर बैंकिंग सॉल्यूशन? गाइस आप सबको पता है कि पहले कैसे होता था, पहले मतलब आज से लेके 20 साल पहले, कि मान लो मैं नागपुर में हूं, मेरा घर नागपुर में है, ठीक है, तो नागपुर के एक बैंक में, मान लो कि एचडीएफसी में, मैंने एक अकाउंट खोल दिया, स्टूडेंट अकाउंट, ठीक है, तब मैं स्टूडेंट था, लेकिन मेरा एजुकेशन कंप्लीट हो गया, अब मैं पुणे में काम कर रहा हूँ, पुणे में काम कर रहा हूँ, वो पुणे की एचडीएफसी बैंक भी है ब्रांच। 20 साल पहले कैसे होता था कि अगर मैंने नागपुर में अपना ब्रांच खोला है ना, अकाउंट खोला है ना, तो नागपुर की ब्रांच मेरे लिए होम ब्रांच हो गई और मेरे अकाउंट से रिलेटेड सारी एक्टिविटीज होम ब्रांच से कंट्रोल होगी। अगर मुझे मेरे अकाउंट में नाम चेंज करना है, अकाउंट के लिए मुझे मान लो इंटरनेट बैंकिंग सर्विस चाहिए, तब मुझे होम ब्रांच जाके ही सारे काम करने पड़ते थे, बराबर। लेकिन आज ऐसा नहीं है ना, आज कैसा है कि मैं पुणे में बैठे बैठे भी ये सारा काम कर सकता हूँ थ्रू पुणे ब्रांच। जब मैं अपने बैंकिंग एक्टिविटीज थ्रू ब्रांचेस इन द इंडिया कहीं पे भी ब्रांचेस कंडक्ट कर सकता हूं, तब आप इस मैकेनिज्म को कहते हो कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। कि बैंकों के जो भी कोर फंक्शंस है ना, वो आप उस बैंक के किसी भी ब्रांच से कंडक्ट कर सकते हो। इस तरीके की जो भी व्यवस्था बनाई गई है उसको कहा जाएगा कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। पहले नहीं होता था, पहले आपको होम ब्रांच जाके ही सारे काम करने पड़ते थे। आप एचडीएफसी के ही पुणे ब्रांच से आपका बैंक का काम नहीं कर सकते थे, आपको आपके एचडीएफसी के नागपुर ब्रांच में ही जाना पड़ता था। आज ऐसा नहीं है, आज आपको होम ब्रांच में जाने की जरूरत नहीं है, जो भी आपकी नजदीकी ब्रांच है एचडीएफसी की, वहां पे जाओ और आपका काम हो जाएगा। इसको कहेंगे आप कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। आरबीआई के पास भी अपना ऐसा खुद का एक कोर बैंकिंग सॉल्यूशन सिस्टम है जो आरबीआई के लिए काम करता है। ये सारे बैंकों के लिए काम करता है, लेकिन आरबीआई का आपका खुद का अलग है, उसको उन्होंने नाम दिया है ई कुबेर। तो व्हाट इज ई कुबेर? इट्स आरबीआई कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। आरबीआई के सारे कोर बैंकिंग सॉल्यूशन यही से परफॉर्म होते हैं। अब आरबीआई के कैसे कौन से कोर फंक्शंस होते हैं जो यहाँ पे परफॉर्म हो गए, जैसे ऑक्शनिंग, जैसे ऑक्शनिंग। आरबीआई हर बार क्या करती रहती है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स को ऑक्शन करती रहती है या फिर ट्रेजरी बिल्स को ऑक्शन करती रहती है। तब ये ऑक्शनिंग कहीं से भी कंडक्ट हो सकती है, कहीं से भी इसको ऑपरेट कर सकते हैं। इसके लिए
एक सिस्टम बनाई गई है ई कुबेर। तो आरबीआई का ये क्या है, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। तो इस सिस्टम के द्वारा जो बैंक्स होती है, ये कस्टमर्स के लिए नहीं होता। आरबीआई में नॉर्मल इंडिविजुअल कस्टमर नहीं होते, बैंक्स गवर्नमेंट यही उनके कस्टमर होते हैं। तो आरबीआई के जो कस्टमर है, बैंक्स गवर्नमेंट, ये ई कुबेर प्लेटफॉर्म से कहीं से भी ऑपरेशंस को कंडक्ट कर सकते हैं। दैट इज आरबीआई ई कुबेर। इसी ई कुबेर पे प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट्स को भी बेचा जाता है इसी ई कुबेर से, और बैंक्स कहीं से भी ये ट्रांजैक्शंस को कंडक्ट कर सकती है। ओके, so that's how e-kuber is very very crucial and important topic in RBI. ओके, तो बैंकिंग अवेयरनेस के अंदर भी एक इंपॉर्टेंट बन जाता है। इससे रिलेटेड बहुत बार सवाल भी पूछे गए। तो जो भी प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट्स है गाइस, वो सारे के सारे प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट्स आरबीआई के ई कुबेर प्लेटफॉर्म पे बेचे जाएंगे। और वहां पे इनको खरीदने वाली कौन होंगे, ये बैंक्स होंगी। वो ऐसे बैंक्स होंगी जिन्होंने अपना प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का टारगेट अचीव नहीं किया है, ये वो बैंक्स होगी। और ये कौन सी प्राइस देंगे, तो ये मार्केट प्राइस देंगे। मार्केट के अंदर डिमांड एंड सप्लाई डिसाइड करेंगे कि उन सर्टिफिकेट्स की प्राइस ज्यादा है कि कम है। अगर मान लो मार्केट में ऐसे सर्टिफिकेट्स ज्यादा संख्या में है, अगर सर्टिफिकेट्स का सप्लाई ज्यादा है और बायर कम है, तब सर्टिफिकेट्स की वैल्यू कम होगी। अगर मान लो काफी कम बैंक है जो ऐसे सर्टिफिकेट्स मार्केट में बेचने के लिए तैयार है और बायर ज्यादा है, मतलब डिमांड ज्यादा है, तब ये सर्टिफिकेट्स की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो सिंपल डिमांड एंड सप्लाई लॉजिक यहाँ पे लग जाता है। एज पर द आरबीआई गाइडलाइंस, बैंक कैन इशू 4 टाइप्स ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट्स। 4 टाइप के प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट्स बेचे जाएंगे। देयर आर 4 टाइप्स। पहला टाइप है एग्रीकल्चर। तो जो 18% का एग्रीकल्चर का टारगेट है, उसको कंप्लीट करने के लिए एग्रीकल्चर प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट बेचे जाएंगे। दूसरा है स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर। तीसरा है माइक्रो एंटरप्राइजेस। और चौथा है जनरल। जनरल में मतलब ये 3 छोड़ के सारी कैटेगरीज आएंगी। तो इन 4 कैटेगरीज में प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट बेचे जाएंगे। कोई ऐसे बैंक है जिसने अपना एग्रीकल्चर का 18% कवर नहीं किया है, तो वो एग्रीकल्चर सर्टिफिकेट बाय करेंगे। कोई ऐसी बैंक है जिन्होंने स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स का अपना क्राइटेरिया जो 10% का क्राइटेरिया उसको फुलफिल नहीं किया है, तो वो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स का सर्टिफिकेट बाय करेंगे। कोई ऐसी बैंक है जिसने अपने 7.5% का माइक्रो एंटरप्राइजेस का क्राइटेरिया फुलफिल नहीं किया है, तो वो ये वाले सर्टिफिकेट परचेज करेंगे। इसके अलावा बाकी के क्राइटेरिया अगर नहीं फुलफिल किए तो उसके लिए जनरल सर्टिफिकेट इशू किए जाएंगे। इस तरीके से प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट्स बेचे जाते हैं, और वो 4 टाइप्स के होते हैं। ये याद रखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इस तरीके से प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के अंदर आपकी ट्रेडिंग की जाती है। तो आई होप सो ये प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट्स क्या है, ये आप लोगों को पता चला होगा गाइस। ये एक न्यू मैकेनिज्म है। अब न्यू मैकेनिज्म है, इसलिए एग्जामिनेशन में इससे रिलेटेड सवाल पूछने की पूरी संभावना है। लेकिन अगर क्या होगा गाइस, जब किसी बैंक ने अपने प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के टारगेट को कंप्लीट नहीं किया और ना ही उनको सर्टिफिकेट्स मिले। मतलब मान लो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1 लाख रुपए के टोटल कर्जे दिए एएनबीसी, ठीक है, उसमें उन्होंने बस 25,000 रुपए के प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के टारगेट्स अचीव किए। अब जब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मार्केट में गई तो उन्होंने प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट खरीदे, लेकिन उनको वो मिले बस 10,000 के। तो 25 प्लस 10,000 तो हो गए 35,000। तो 35,000 का प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग टारगेट कंप्लीट। बट रिक्वायरमेंट कितनी है, 40% की, तो स्टिल 5% इज मिसिंग, है ना। तो अभी भी 5,000 रुपए का प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में कर्जा देना बाकी है। तो ये माना जाएगा शॉर्टफॉल। तो ये क्या है, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग शॉर्टफॉल, ये इंपॉर्टेंट चीज है। अब बैंक के पास दूसरे कोई ऑप्शन ही नहीं बचे ना। बैंक मतलब टाइम खत्म हो गया बैंक के पास टारगेट कंप्लीट करने का, ना ही प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट मिल रहे, ना ही नए बायर्स मिल रहे। तब ये जो शॉर्टफॉल है इसका क्या होगा, तो बैंक को माफी मिल जाएगी? नहीं, तो बैंक को सजा मिलेगी, यहाँ पे पेनल्टी लगेगी बैंक के ऊपर। पेनल्टी कैसे लगेगी, तो गाइस पेनल्टी लगाने के लिए वहां पे आरबीआई के द्वारा एक मैकेनिज्म बनाया गया है। आरबीआई ने क्या किया है, 2 फंड्स बनाए हैं, RIDF
दूसरा है UIDF। RIDF काफी पुराना है, UIDF अभी अभी बनाया गया। रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, and UIDF stand for Urban Infrastructure डेवलपमेंट फंड। ये दो फंड बनाए गए हैं। RIDF ये नाबार्ड के अंदर रखा गया है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जबकि UIDF NHB नेशनल हाउसिंग बैंक के अंदर बनाया गया। जो भी पैसा शॉर्टफॉल क्या बोलते हैं, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का शॉर्टफॉल है, मतलब जैसे मैंने अभी प्रीवियस स्लाइड में आपको बताया कि ये 5,000 रुपए मतलब 5% है यहाँ पे 1 लाख रुपए का, सॉरी 50% हो गया, 5%। ये जो 5,000 रुपए 5% शॉर्टफॉल है ना, इसको उठाया जाएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से, उनको RIDF या फिर UIDF दोनों में से किसी एक जगह पे या फिर दोनों जगह पे बांट के डाल सकते हैं, किसी भी एक जगह पे, दोनों के लिए नियम एक जैसे लगेंगे। तो मान लो वो 5,000 रुपए यहाँ पे डाल दिए या फिर यहाँ पे कहीं पे भी डाल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, या फिर दोनों में आधा आधा करके डाल दिया, तो ये फंड यहाँ पे जमा हो जाएगा। अब ये फंड इस फंड के हिसाब से यूज किया जाएगा, जैसे RIDF रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, नाम में ही ऑब्जेक्टिव लिखा गया है कि ये जो फंड है नाबार्ड के अंदर बनाया गया, इस फंड के अंदर जो पैसा आएगा वो कहां से आएगा, वो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग शॉर्टफॉल से आएगा। ये जैसे 5,000 रुपए आ गए, अब इस फंड के अंदर 5,000 रुपए आ गए, तो 5,000 रुपए का क्या होगा, ये 5,000 रुपए नाबार्ड भारत सरकार को कम इंटरेस्ट पे कर्जे पे देगी ये पैसा, ठीक है। अब भारत सरकार वो पैसा कहाँ पे यूज करेंगी, तो वो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए काम में लाया जाएगा। मान लो कोई सड़क बन रही है गांव के पास, कोई माइक्रो इरिगेशन प्रोजेक्ट बन रहा है, तो ये रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट है ना, वहां पे फंडिंग करने के लिए RIDF से पैसा यूज किया जाएगा। UIDF अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, जो Tier 2 Tier 3 की Tier 3 सिटीज होती है ना, वहां पे ये पैसा खर्चा किया जाएगा टू डेवलप अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर। अब अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब क्या, जैसे मेट्रो बन रही है तो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर है, लोकल बनेगी, या फिर कोई वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट बन रहा है, वो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आ जाएगा, है ना। तो ये जो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहे हैं ना, इन अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर में ये पैसा यूज किया जाएगा, ये कम इंटरेस्ट रेट पे यहाँ पे NHB के द्वारा दिया जाएगा। इस तरीके से दो फंड बनते हैं, RIDF एंड UIDF। जो भी प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का शॉर्टफॉल बनेगा ना, वो इन फंड्स के अंदर रखा जाएगा। इसके बदले में बैंकों को कुछ इंटरेस्ट मिलेगा, वहां पे फिक्स नहीं होता, ये चेंज होते रहता है, लेकिन जो भी इंटरेस्ट मिलेगा वो काफी कम होगा। मान लो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का 5,000 रुपए का शॉर्टफॉल था ना, अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 5,000 रुपए मार्केट में कर्जे पे देती, ये जो 5,000 रुपए का शॉर्टफॉल है ना, अगर ये मार्केट में किसी प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग बेनिफिशियरी को मिल जाते, तब वहां से एक इंटरेस्ट मिलता, मान लो 8% 9%, कुछ तो भी एक इंटरेस्ट मिलता। लेकिन जब ये पैसा RIDF या फिर UIDF में रखा गया ना, तब ये उतना इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, 2 से 3% का इंटरेस्ट मिलेगा, तो नुकसान है ना। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि बैंक ने ये जो 1 लाख रुपए कर्जा दिया है, ये 1 लाख रुपए कर्जा देने के लिए 1 लाख रुपए के डिपॉजिट मंगवाए ना, तो कर्जा मान लो 10% पे दिया जा रहा है एवरेज, डिपॉजिट के ऊपर मान लो 6% लिया बैंक ऑफर कर रही कस्टमर को। तो ये जो 5,000 रुपए 1 लाख रुपए का हिस्सा है ना, ये 5,000 रुपए 6% पे मंगवा है, लेकिन उसके ऊपर मिल रहा है 2 से 3% का इंटरेस्ट, मतलब निगेटिव कैरी ऑन हो रहा है ना, ये इसको कहते हैं निगेटिव कैरी। निगेटिव कैरी के हायर इंटरेस्ट रेट पे बैंक पैसे ले रही है और लोअर इंटरेस्ट रेट पे बैंक दे रही है, तो वहां पे बैंक का नुकसान हो रहा है, तो ये नुकसान मतलब निगेटिव कैरी हो गया। तो इसके कारण क्या हो जाएगा, जो शॉर्टफॉल है बैंक के पास, वो शॉर्टफॉल निगेटिव कैरी में चला जाएगा, दैट इज लॉस, दैट लॉस इज द पेनल्टी फॉर बैंक। इस तरीके से प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के अंदर एक तरीके से पेनल्टी लगाई जा रही है इन केस ऑफ देयर इज अ शॉर्टफॉल इन प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग टारगेट्स। तो ये काफी सख्ती से नियम फॉलो किए जाते हैं प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के, और बैंक भी इसलिए
ज्यादा से ज्यादा प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में कर्जा देने की कोशिश करती है कि उनका शॉर्टफॉल ना क्रिएट हो जाए और उनका नुकसान ना हो जाए। ओके, सो गाइस दिस इज नोन एज प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। आई होप सो आप लोगों को पता चल गया होगा कि व्हाट डू यू मीन बाय प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। ओके, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इस पॉइंट को याद रखना, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। ओके, तो गाइस यहाँ पे ये टॉपिक खत्म होता है, हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज एशियन डेवलपमेंट बैंक, एडीबी। गाइस एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक समझने से पहले ये किस तरीके की बैंक है वो हमको समझना जरूरी है। एक्चुअली एक मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक है, एक मल्टीलैटरल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन है। अभी रिसेंटली गाइस G20 की मीटिंग हुई थी, इंडिया ने G20 की मीटिंग को होस्ट किया था लास्ट ईयर, आप लोगों को पता होगा। तो G20 मीटिंग के अंदर जो है ना, ये एक एक्सपर्ट ग्रुप बनाया गया था जिन्होंने मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक से ना इनके डेवलपमेंट के लिए और इनके अंदर स्ट्रक्चरल चेंजेस करने के लिए, इनके अंदर रिफॉर्म्स करने के लिए एक ग्रुप बनाया था, एक्सपर्ट ग्रुप बनाया था, और उस ग्रुप ने अपनी रिकमेंडेशन भी दिए थे। तो इसलिए मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक जैसे एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक, IMF, कंटिंजेंट रिजर्व एग्रीमेंट, ब्रिक्स बैंक, ये सारी संस्थाएं काफी चर्चा में आई थी कि इन संस्थाओं के अंदर क्या क्या बदलाव होने चाहिए, क्या क्या चेंजेस करने चाहिए। ये सारे मुद्दों के ऊपर वहां पे डिस्कशन किए गए थे, और वो इंडिया के प्रेसिडेंशियलशिप में हुआ था, इसलिए करंट अफेयर से रिलेटेड यहाँ से सवाल बनना काफी पॉसिबल हो जाता है। तो यहाँ से आपके सवाल बन सकते हैं, है ना। तो जो G20 की मीटिंग बनाई गई थी, जो एक्सपर्ट ग्रुप बनाया गया था, उन ग्रुप के अंदर जो लीडर थे, मतलब जो चेयरमैन थे, जो भी उस ग्रुप के अंदर प्रिसाइडिंग पोजीशन पे थे, वो दो इंसान थे। एक लॉरेंस समर्स कह के थे, G20 टास्क फोर्स फॉर मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक्स, MDB। इसके जो भी लीडर थे वो दो लोग थे, एक लॉरेंस समर्स, ये नाम याद रखना गाइस, लॉरेंस समर, ये यूएस ट्रेजरी बिल से रिलेटेड कोई तो भी पर्सनैलिटी है। और दूसरे हैं NK सिंह, NK सिंह, ये नाम इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए लॉरेंस का भी नाम याद रखना पड़ेगा आपको। NK सिंह ये 15th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन थे। तो जो NK सिंह है और लॉरेंस समर है, इनकी चेयरमैनशिप में एक G20 ने टास्क फोर्स अपॉइंट किया था मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक्स के बारे में रिफॉर्म सजेस्ट करने के लिए। ओके, तो इसलिए मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक काफी चर्चा में आई थी प्रीवियसली। तो व्हाट आर दिस मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक्स? तो गाइस मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक मतलब ऐसी बैंक्स होती है जो मल्टीपल कंट्रीज से मिलकर बनती है। इनमें से दो चीजें हमने पहले ही पढ़ी है, IMF एंड वर्ल्ड बैंक। तो वो भी क्या है, एक मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक थी। मतलब क्या कि ये ऐसी संस्था, ये ऐसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो मल्टीपल मेंबर कंट्रीज साथ में आके मिलके बनाती है, और जो इंटरनेशनल लॉ से गवर्न होते हैं। कोई एक कंट्री वो वहां पे रेगुलेटर नहीं होती है, इंटरनेशनल लॉज बनाए जाएंगे उनके लिए, और उनके द्वारा ही इन मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक्स को गवर्न किया जाता है। ओके, ये बैंक्स जो होती है ये क्यों बनाई जाती है, तो इनके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, इनका फोकस एरिया होता है गाइड्स। तो इनका अभी के लिए जो है ना, तो ये सर्कमस्टेंशियल होता है। जैसे जब वर्ल्ड बैंक IMF बना था, तब उनका वर्ल्ड वॉर के बाद जो भी डिस्ट्रक्शन हुआ था उसको करेक्ट करने में था। लेकिन आज दूसरे फोकस्ड एरिया हो गए ना इनके पास, जैसे क्लाइमेट चेंज,
है ना, क्लाइमेट चेंज, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, है ना, लीस्ट डेवलप कंट्री, एलडीसी, ये अभी नया फोकस एरिया बन गया है। गरीब देश, जितनी देशों की गरीबी बढ़ती जाएगी दुनिया के अंदर उतना ही तनाव बढ़ते जाएगा, है ना। जैसे माइग्रेशन हो गया, फूड क्राइसिस हो गए, ह्यूमन ह्यूमन राइट्स क्राइसिस हो गए, ये प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी समाज के अंदर। तो इसलिए मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक्स अभी के लिए लिस्ट डेवलप कंट्रीज के ऊपर भी काफी ज्यादा फोकस कर रही है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट काफी जरूरी है। क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग एक काफी भयंकर खतरा बनते जा रहा है। तो इसलिए मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक के अब फोकस मतलब शिफ्ट होते जा रहे हैं। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स क्या होती है इनकी? तो क्राइसिस मैनेजमेंट करना है, ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम को स्टेबलाइज रखना है, लॉन्ग टर्म के प्रोजेक्ट्स को फंड करना है, लो कॉस्ट फाइनेंसिंग करनी है। कुछ इस तरीके से इनके प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कि सस्ते दाम में कर्जे दिए जाएंगे, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को लंबे समय के लिए फंडिंग चाहिए होती तो वो फंडिंग प्रोवाइड की जाएगी। दुनिया के अंदर जो भी क्राइसिस है उन क्राइसिस को मैनेज करना है, जैसे आईएमएफ काम करती है, कंटिंजेंट रिजर्व एग्रीमेंट काम करते हैं। तो इस तरीके से इनके ऑब्जेक्टिव्स आते हैं, करेक्ट। तो इस तरीके से ये मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक्स अपने ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने के लिए काम करते हैं। व्हाट आर द डिफरेंट रोल्स दे हैव, व्हाट आर द डिफरेंट फंक्शंस दे हैव। सी यहाँ से एग्जामिनेशन में कोई सवाल नहीं आएंगे, इसलिए मैंने इनकी आपके लिए स्लाइड्स नहीं बनाई है, बट ये जो चीजें है ना ये आपको समझाएंगी कि क्यों ये एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। ओके, तो इनके रोल्स कैसे है गाइस? तो रोल्स कैसे इनके? तो फंडिंग करना, अलग अलग प्रोजेक्ट्स के लिए, डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स के लिए क्या करना? फंडिंग करना। जैसे फॉर एग्जांपल अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, दिल्ली टू मुंबई जो एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बन रहा है। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर क्या होता है गाइस? जहां पे एक कनेक्टिविटी डेवलप की जाएगी, रेल कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी, एयरवेज कनेक्टिविटी इन दो सिटीज के बीच में, और उन कनेक्टिविटी का यूज किया जाएगा टू डेवलप इंडस्ट्रीज। तो इस बेल्ट के अंदर जहां पे ये कनेक्टिविटी प्रोवाइड की जा रही है ना, आप देखोगे कि बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज भी सेटअप होती जाएगी। कुछ ऐसे एमआईडीसी, सेल्स, एक्सपोर्ट ऑफ प्रोसेसिंग जोन, गिफ्ट सिटी, ऐसे कुछ अलग अलग इंस्टीट्यूट, ऐसे अलग अलग संस्थाएं यहाँ पे बनती जाएगी जो वहां पे प्रोडक्शन को बढ़ावा देगी, है ना। तो इस तरीके से डेवलपमेंट फंडिंग होती है। तो ये इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है। और भी मैं नाम ले सकता हूँ, जैसे गंगा रिवर को क्लीन करने के लिए वर्ल्ड बैंक ने कर्जा दिया है, तो वो भी क्या है? डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट है, क्लीन गंगा मिशन। तो उसको फंडिंग कौन कर रही है? वर्ल्ड बैंक। तो इस तरीके से ये फंडिंग करने का काम करते हैं। ओके, देन क्राइसिस मैनेजमेंट, अनदर फंक्शन इज